बोलो तुम्हारा इंटरव्यू है। चलो बेटा, कल क्या स्टार्ट हुआ था? फील्ड एंड पोटेंशियल बताना था, ठीक। अब थोड़ा सा आप समझ लेंगे। जब हम लोग बेटा डिफरेंट शेप की वजह से फील्ड या पोटेंशियल को डिस्कस किया जाएगा, तो उस केस में फील्ड निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा आप फ्लक्स पढ़ लो, आपने गाउस थ्योरम पढ़ाया गया होगा, कैसे ऑब्टेन करते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट लिख दिया जाए, दूसरा होता है कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंट शेप ऑफ बॉडीज होती हैं, चार्ज बॉडी हैं, उनकी वजह से जो फील्ड होता है वो हम लोग क्या गाउस थ्योरम के बेस पे फिर उसका गाउस थ्योरम का अप्लाई करके फ्लक्स और थ्योरम गाउस थ्योरम दोनों के एप्लीकेशन से निकाला जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेंगे बेटा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस थ्योरम। फिर उन दोनों का यूज करके हम लोग डिफरेंट क्या जो बॉडीज आपके होंगे उनकी वजह से फील्ड को डिटरमाइन करेंगे, ठीक। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स बताएंगे व्हाट इज? चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया से पास आउट होती है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया से पास होने वाले जितने ज्यादा होंगे, आपका फ्लक्स उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि फ्लक्स ज्यादा होने का मतलब फील्ड इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा होगा, उस रीजन में लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी, ठीक। तो उसी के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू आप पढ़ते हैं ई डॉट क्या, डी ए, ठीक है। ई डॉट क्या होता है? डी ए होता है। तो उस केस में वहां से रिलेट करके अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। इसी फ्लक्स और गाउस थ्योरम दोनों का यूज करके निकालते हैं डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के, चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहला हेडिंग क्या आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a measure of the electric flux is a measure of the number of lines of force, measure of the number of lines of force passing through a given surface, lines of force passing through number of measure of क्या, number of lines of force passing through a given surface held in the electric field, held in the electric field, held in the electric field। अब अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस ले रहे हैं बेटा हम लोग, मान लो अब एक हमने यहाँ पे कोई भी सरफेस ले लिया, ये आपके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं बेटा। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई एक स्मॉल एरिया हमने ले लिया डी ए। सपोज दैट यहां से कितना एरिया ले लिया बेटा?
डीए और आप एरिया ले रहे हो, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। किसी का जब हम लोग एरिया लेते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, ठीक। तो यहाँ से एरिया जो होगा, मान लो एक स्मॉल एरिया हमने डीए ले लिया, यहाँ से पता है स्मॉल एरिया कितना है, डीए। लाइंस ऑफ फोर्सेज आपके इस डायरेक्शन में यहाँ पे लाई करें, टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो फील्ड, उस पॉइंट पे फील्ड जो है, फील्ड की डायरेक्शन और जो आपका क्या एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल हमारा थीटा लेंगे। तो जो फ्लक्स आपका होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की जो वैल्यू होती है, अगर डी फाई लेंगे तो ई वेक्टर ई डॉट कितना, डी ए के बराबर होगा, और फाई ई लेंगे तो पूरे एरिया से अगर पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कितना, ई डॉट डी ए, या उसी को आप ई डी ए कॉस थीटा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है और जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है आपका कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, फाई ई की वैल्यू हो गया ए वेक्टर ई इंटू डी ए डॉट डी ए के बराबर होगा। जो भी एरिया रहेगा, एरिया की वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से फ्लक्स के लिए हमने रिलेशन निकाल लिया, इसकी वैल्यू आपकी एक रिलेशन अपन है आर का कैसे ले सकते हैं, फाई ई की वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए, सॉरी जब वेक्टर हटाओगे तो ए इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है, थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या होता है, आपका एंगल होता है। तो वहां से रख के वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा कितना होगा। अब जो शेप आपके अलग अलग हैं, जो अलग अलग शेप की आपकी बॉडी है, उनकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, फील्ड यानी फ्लक्स निकालेंगे और उसको हम गॉस थ्योरम से कंपेयर करके फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा है बेटा, बना कैसे दिखा दो थोड़ा सा। ओके बेटा, हो गया, देख लिया, पक्का है। आप दिखाइए धन्यवाद, अरे बहुत मारेंगे आपका। डायग्राम कौन बनाएगा, पापा हैं? तो एलकेजी वाली कहानी है। ऊपर ही पंखा है, उल्टा लटका दिए जाओगे। हाँ, अरे लिखे तो बहुत बार होंगे, अभी तो याद कितना है, ठीक, याद कितना है, एग्जाम में कर कितना पाते हैं। चलिए, ओके बेटा। एक बच्चे ने कहा 11 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब आया था 342 नंबर, ठीक। अरे तुम 21 साल से तैयारी कर रहे हो, उससे नहीं मैटर है कि आपने कितना गेन किया, है ना। तब हो गया बेटा। तो ऐसे बहुत सारे नमूने रहते हैं साल गिराने के लिए, है ना। तब अब कोई पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, है ना, ठीक। चलिए लिखिए बेटा। तो इसी को हम लोग जब इंटीग्रल के टर्म में डिफाइन करते हैं बेटा, दूसरे टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्योंकि आपका क्या है,
स्केलर क्वांटिटी ई डॉट डी ए का, तो उसके टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज नीचे लिखिएगा लेफ्ट हैंड से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, या ऐसे कर लो डिफाइंड क्या लिखा बेटा, डिफाइंड एज, एंड ऐसे लिख लो, या तो पूरा लिख लीजिए नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। आप डिफाइंड एज देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट लाइन से लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a surface, electric flux linked with a surface in an electric field, electric flux linked with a surface in an electric field is surface integral of normal component of electric field, surface integral of normal component of electric field over that surface, नीचे लिखिएगा दैट इज, जब किसी क्लोज सरफेस के लिए हम लोग बात करते हैं बेटा, फॉर ए क्लोज सरफेस, तो फाई ई की वैल्यू होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट कितना डी ए, फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट क्या हो जाएगा डी ए के बराबर होगा। कोई क्लोज सरफेस है, अगर वहां से लाइंस ऑफ फोर्सेज आपके पास आउट हो रही है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया बेटा, तो वहां पे टोटल जो फ्लक्स पास आउट होगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा। हो गया, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब यहाँ से बेटा अगर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, जैसे क्वेश्चन जो बनाया था अभी ऊपर, इस क्वेश्चन में सेकंड कर लो या थर्ड कर लो, अगर क्वेश्चन सेकंड में बेटा थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो 0, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा क्या होगा 1 होगा, तो ई डॉट डी ए के बराबर होगा, उस समय वैल्यू हमारी मैक्सिमम मिलेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, नॉर्मली आपका क्या हो रहा है फील्ड और एरिया वेक्टर है, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स वहां से पास आउट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नीचे वही पॉइंट कर लीजिएगा बेटा, वहां तो नोट कर लिया, लिखिएगा लिखना इफ, अगर एरिया थोड़ा सा एक चीज और लिख लीजिए तब लिखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन सेकंड से फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड, अगर हम लोग इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू ए ले लिया जाए, कितना ले लिया ए लिया जाए, देन फाई ई की वैल्यू हो गया बेटा ए इंटू कितना कॉस थीटा। इसको बना ले क्वेश्चन नंबर जो भी बना है 4। अब अगर हम लोग कह रहे हैं अगर जो फील्ड है, फील्ड एरिया के कैसे है परपेंडिकुलर हो, अगर फील्ड एरिया वेक्टर के कैसा है परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या आएगा 0। और फील्ड अगर एरिया के, दो चीज देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, जब स्टेटमेंट इस पे बनाया जाता है तब दिया जाता है कि क्या लाइंस ऑफ फोर्सेज इज पैरेलल टू द क्या प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि जो प्लेन आपका दिया गया जिससे हमने फाइंड आउट करना है उसके पैरेलल है और उसके परपेंडिकुलर है, दो टर्म्स आते हैं। जब पैरेलल बोलेंगे लिखा देते हैं, लिख लीजिए तब बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट के लिए, इफ electric lines of force, if electric lines of force is parallel to, electric lines of force is parallel to plane of the surface,
पैरेलल टू प्लेन ऑफ द सरफेस, देन अब कितने लोग बताएंगे अगर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो प्लेन के पैरेलल हो, उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, लाइंस ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, देन थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या, 0 या 90? 0 वाले हटाओ, हाथ उठाइए। जो बोला गया है वो क्या है, जैसे कहा गया यहाँ पे थीटा जो होता था यही लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, क्या है थीटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड किसमें, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपका थीटा है। यहाँ जो क्वेश्चन में आ रहा है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या है आपका एंगल है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, नोट कर लिया, बोला कि इफ लाइंस ऑफ फोर्सेज आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो पैरेलल है, जैसे हमने मान लो यहाँ पे कोई, अब लाइंस ऑफ फोर्सेज इस तरह से पास आउट हो रही है बेटा, ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है और ये हमारा प्लेन है, इसके पैरेलली इस तरह से पास आउट हो रहा है। तो बोला जा रहा है इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इक्वल टू 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा या अदर देन दिस, 0, 90, 180 या इनके अलावा कुछ और, जल्दी बताइए। थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 और अदर देन दिस। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, 90 और देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है बेटा, आपको बोला गया जो थीटा है ना वो एंगल किसके बीच का है, एरिया वेक्टर और किसके, फील्ड के बीच। फील्ड हमारा इधर की तरफ है, यहाँ से अगर हम एरिया वेक्टर दिखाएं बेटा, वैसे तो प्लेन में हम दिखा नहीं सकते, तो कैसा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ है ना और फील्ड इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो प्लेन पढ़ के वहां कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब प्लेन बोलते हैं ना प्लेन, तो थीटा क्या आ जाता है, 0, जैसे भाई साहब लोगों ने तुरंत आंसर दिया क्या, 0। तो वो 0 हमें कहाँ से लेना है, एरिया, प्लेन से नहीं लेना है, एरिया वेक्टर से लेना है। कहाँ से लेना है, एरिया वेक्टर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा ना, ये आपका डी है। अब या तो ऊपर हम बना लेते हैं, और हम तो ये है यार, जो एरिया वेक्टर लेंगे हम लोग ना, ये हमारा हो गया कितना, डी ए हुआ। तो यहां से जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसके बेस पर हमारा क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन आपका हो रहा है। तो देखो इनके बीच का जो एंगल है वो दोनों कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 90 डिग्री मिलेगा। एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो जब हमारा एरिया प्लेन और उसके फील्ड के बीच का एंगल थीटा जो आएगा वहां पे, वो 90 डिग्री। ऐसा छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दीजिए। अगर आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द सरफेस में है, तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, थीटा इक्वल टू 90 या π/2। तो क्या लिख रहा था बेटा पहला पॉइंट, प्लेन पैरेलल टू प्लेन ऑफ द सरफेस लिखिए, देन थीटा इक्वल टू कितना, 90। टिक कर लेना, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो पैरेलल मान के फिर 0 मार दीजिए, ठीक। तो उसके में थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 होगा तो फाई की वैल्यू बेटा, फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए इंटू कॉस 90, और 90 वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0, मतलब कोई भी फ्लक्स आपका उस पर्टिकुलर रीजन से पास आउट नहीं होगा, ठीक। तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो गया, दूसरा लिखेंगे, इसको फर्स्ट कर लेना, सेकंड पॉइंट बना लेना। इफ लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है यहाँ बेटा, इफ लाइंस ऑफ फोर्सेस आर perpendicular to the lines of forces are perpendicular to the plane of the paper,
लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर लिखिएगा। देन अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेज परपेंडिकुलर टू द क्या है आपके प्लेन ऑफ पेपर हैं, देन देखो जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा बेटा, ये हमने ले लिया डी ए, ठीक। और लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो आपके पास आउट हो रही हैं, लाइन्स ऑफ क्या जो फोर्सेज दिया गया है वो प्लेन के कैसे कहा गया है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा हम ऐसे दिखा लेते हैं, ये है, ठीक। तो मीनिंग क्या है, नीचे से आ रहा है और बाहर की तरफ इस तरह से निकल रहा है। जिसको आपके दे बेटा, जैसे मान लो कॉपी है ना, और लाइंस ऑफ एरिया वेक्टर ऐसे रेडियली क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, और फील्ड में हमारा क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे जो आप दिखाओगे, ठीक है, यानी फ्लक्स की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों आपकी बार कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। जब सेम डायरेक्शन में हो गए तो थीटा की वैल्यू 0। वहां बोला हम लोग ने परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एरिया भी परपेंडिकुलर ही होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। और जब थीटा 0 होगा तो फाई की वैल्यू E इंटू ए के बराबर होगा, और ये वैल्यू हम लोग यही मैक्सिमम ले लेते हैं बेटा। तो मैक्सिमम आपका फ्लक्स तब आपको मिलेगा जब आपको एक फील्ड एरिया वेक्टर के नॉर्मली हो, यानी परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो छोटा सा बना के उसे दिखा लीजिए, थीटा की वैल्यू 0 होगा और फाई की वैल्यू ई ए के बराबर हो जाता है, ठीक। नोट कर लीजिएगा। क्या ना है तो 10 मिनट के लिए आ कहेंगे, तो वहीं रह गए होते। ओके बेटा, तो इस केस में क्या होगा, जो यहाँ से दिखाओगे तो फाई की वैल्यू क्या हो गया, ई ए के बराबर हो गए। यहाँ से इसके बेस पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नीचे लिखिएगा, अगर यूनिट की बात किया जाए बेटा, किसकी, लिख लो, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है जी, स्केलर क्वांटिटी लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो यहाँ से दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी आपका होता है। यूनिट लेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, अगर आप यूनिट लेंगे पाई का तो ये होगा न्यूटन, देखो फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इंटू कितना, मीटर स्क्वायर, यानी कि कह सकते हो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। तो फ्लक्स की जो यूनिट आपकी हो गई पाई की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर हो गया। और इसी को अगर हम लोग वोल्ट के टर्म में लेना चाहें, ठीक, तो न्यूटन पर कूलम को हम लोग वोल्ट पर मीटर भी कह लेते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट पर मीटर भी कह लेते हैं। तो उसमें अगर आप लेना चाहेंगे तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल होगा तो वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। भाई हम लोग फील्ड को न्यूटन पर कूलम या वोल्ट कहते हैं, तो अगर इसके टर्म में लेना चाहेंगे तो ये होगा वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कटेगा तो बचेगा क्या, वोल्ट इंटू कितना, मीटर। एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर, ठीक।
तो ये आपके यूनिट हो जाते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। अगर यूनिट की बात आएगी तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और डायमेंशन निकालना हो तब क्या होगा जी, अगर इसे डायमेंशन निकालना हो तो अगर आपको डायमेंशन ऑफ फाई आपको निकालना हो तो फाई का जो डायमेंशन आपका होगा, देखो न्यूटन का आपका लिखते हो क्या, mLt के पावर -2, ठीक, और mLt के पावर -2 फोर्स का हो गया, मीटर का मतलब हो गया L², कूलम का मतलब हो गया बेटा 80, और ऊपर शिफ्ट करोगे तो m, देखो यहाँ पे L है, L² है तो L3, t के पावर -2 है, t ऊपर जाएगा तो t के पावर -3, a के पावर क्या -1, ये -1 है बेटा। तो फाई का डायमेंशन हो गया mL3, t के पावर -3, a के पावर -1। तो अगर आपको लर्न हो तो ठीक है, नहीं हो तो उनका जो बेसिक रिलेशन है उसके बेस पे रख के बाकी का डायमेंशन निकाल लिया करिए। जैसे अगर डायरेक्टली आपको याद है फ्लक्स कितना है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं याद है तो जो बेसिक उनका क्या SI यूनिट है उस पर आप बाकी का रख दीजिए तो उसका मिल जाएगा जो अननोन क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं बेटा फ्लक्स का। कितने लोगों को गॉस थ्योरम याद है? गॉस थ्योरम क्या 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 है फार्मूला? किस कंडीशन के लिए फार्मूला बता रहे हो? बैठ और कोई जी? Q/ε0, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, इनक्लोज चार्ज और अपन ε0, ठीक है, कि जो रेशियो होता है वहां से पास होने वाले फ्लक्स से क्या होगा, बराबर होगा फाई इक्वल टू Q/ε0। ये डॉट डी आपका होगा यहाँ से रिलेट जब करेंगे, ठीक, तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हेडिंग करो बेटा GAUSS, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस से 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। उसी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कह लेते हैं। जो क्लोज सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे उसी को गॉसियन सरफेस, आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पढ़ा होगा। जहाँ पे ऑलरेडी क्लोज है वो तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ पे बेटा क्लोज नहीं है तो हम लोग वहाँ पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करके फिर निकालते हैं रिजल्ट, ठीक। तो उस पे ढेर सारे क्वेश्चंस अभी आपके डिजाइन होंगे, तो लिख लीजिएगा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई through any closed surface is equal to 1/ε0 times the net charge Q 1/ε0 times the net charge Q enclosed by the surface, net charge Q enclosed by the surface, net charge Q enclosed by the
सरफेस, उस सरफेस के थ्रू जितना आपका चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/ε नाइट टाइम्स हो जाता है। नीचे लिखिएगा दैट इज फाई ई की जो वैल्यू होगा बेटा, अभी हम लोगों ने लिखा था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से पास आउट होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर होता है, और वही वैल्यू Q/ε0 टाइम से क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो फाई ई की जो वैल्यू होगी, आपने लिखा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट कितना डी ए, यही इक्वल टू होता है क्यू इन, यही इन लिख लेना अपान ε0। क्यू इन का मतलब जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज है उससे मतलब, बाहर कितना उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आप लोग क्लास पर आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपके क्लास में काउंटिंग किसकी होगी, जो क्लास के अंदर बच्चा बैठा, बाहर 50 लोग बैठे हो, क्या मतलब है, ठीक। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, तो जो इनसाइड सरफेस है उसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक। तो जो आउटसाइड रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है, आउटसाइड कोई भी चार्ज हो कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है फ्लक्स फाइंड करते समय। तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज आपका होगा उसी को बेटा काउंट करेंगे, उसके बेस पे नेट फ्लक्स की वैल्यू आप निकालते हो। अभी ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होते हैं, आगे भी बता रहे हैं बेटा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसी को हम लोग गास क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, गास थ्योरम कहा जाता है। तो इसके बेस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कोई भी अगर क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है, तो उससे करस्पॉन्डिंग कितना आपका टोटल फ्लक्स आपका पास आउट होगा, ठीक। अब दूसरी चीजें होती है, जब आपने बोर्ड पढ़ा होगा तो गास थ्योरम का वहां पे डेरिवेशन भी हुआ करता था, ठीक है। वहां पे आपको गास थ्योरम का डेरिवेशन भी बताया गया होगा, बट क्योंकि यहाँ पे अब डेरिवेशन का रूल है नहीं तो हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो रिलेशन जो आपका आएगा हमेशा फाई इक्वल टू Q/ε0 के बराबर होगा, ठीक। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से इसके बेस में हम लोग निकाल लेते हैं। अगर चार्जेस एक से ज्यादा हैं, अगर चार्जेस क्या है मोर देन 1 है, तो उस कंडीशन में सारे चार्जेस का आप क्या कर लोगे, सम कर लेंगे, ठीक। तो इसी को आर करके लिख लेंगे, आर फाई इक्वल टू Q/ε0, और नीचे की स्टेटमेंट लिखेंगे इफ मोर देन, नीचे के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, if more than one charges that is Q1, more than one charges that is plus Q1 comma Q2 comma Q3 comma minus Q4 minus Q5 dot 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 minus Q4 minus Q5 dot 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 are present inside a closed surface, then total flux passing through the closed surface will be, total flux passing through the closed surface will be given as, देखो अगर मान लो बेटा यहाँ पे हमने एक कोई भी, अब यहाँ पे सरफेस कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, सरफेस आपका कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं, मान लो एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा आपने लिया Q3 है, चौथा Q4 है, पांचवा Q5 है, ठीक, माइनस Q5 है। अब ये हमारे डिफरेंट चार्जेस यहाँ पे गिवन हैं, तो बोला जा रहा है बेटा इस सरफेस से, जो क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है, उससे टोटल फ्लक्स कितना पास आउट होगा। तो जब टोटल फ्लक्स हम लोग निकालेंगे बेटा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, तो फाई ई की जो वैल्यू होगी बेटा वो अलग अलग जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स मिलेगा उन सभी के क्या होगा, अलजेब्रिक सम करते हैं बेटा, ठीक।
साइन के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स का साइन पॉजिटिव, उसकी वजह से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। यानी कि अगर हम लोग चूंकि Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो 1 अपान अगर एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो तो Q1 प्लस कितना Q2 प्लस Q3, ये तो तीनों पॉजिटिव हो गए, माइनस Q4 माइनस कितना Q5, एंड जो भी आपके चार्जेस रहेंगे सभी का हम लोग सम कर लेंगे। ठीक, तो यहां से निकाल के 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दिस, तो ये चीजें आपकी होती है। इसी को कार करके लिख सकते हो फाई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स समेशन कितना Q। टोटल जो चार्ज आपका होगा उन सबका हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक, टोटल जितने कंपोनेंट चार्जेस के हैं सभी को आप अलजेब्रिक सम कर लीजिए, तो रिजल्टेंट हमारा वहां से क्या मिल जाएगा, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ समेशन Q। ठीक, तो ये चीजें आपकी जो होती हैं यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेते हैं कितना फ्लक्स पास आउट होगा। अब नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, तब फिर आगे बात किया जाए। हो गया? आगे लिखेंगे। ओके बेटा, अब क्वेश्चन इस पे कर लीजिए कुछ, ये सारे कंडीशन पूछी जाती हैं। पहले आप देख लीजिए, अगर कोई भी चार्ज है जिसे क्यूबिकल बॉडी पे रखा गया है, ठीक, पहला केस बनता है अगर एक क्यूब है इसके सेंटर पे एक चार्ज हम लोगों ने क्यू लिया, एक क्या है, क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज बेटा क्यू लिया गया। बोला गया है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, अगर टोटल फ्लक्स निकाला जाए, टोटल फ्लक्स, यहाँ पे कंडीशन है, लिख लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, देखिए, इफ ए चार्ज क्यू इज प्रेजेंट, इफ ए चार्ज क्यू इज प्रेजेंट, charge Q is present at the center of the, charge Q is present at the center of the, at the center of the cube, at the center of the cube, at the center of the cube, then center of the cube, then पहला पॉइंट लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, ठीक, होल क्यूब, टोटल फ्लक्स हमारा पूरे क्यूब से कितना पास आउट होगा बेटा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्यूब। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी बेटा, फाई इक्वल टू चार्ज कितना लिया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाए, पहला केस बेटा। ठीक, दूसरा फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब या एनी फेस ऑफ द क्यूब, ईच के जगह
चलो ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस ऑफ द क्यूब, प्रत्येक सरफेस सतह से एक एक कितने इसके फेसेस होंगे? क्यूब में कितने फेसेस? 6 होते हैं, तो 6 फेसेस है बेटा, तो ईच फेस से कितना वहां से फ्लक्स पास आउट होगा? तो टोटल 6 फेस से मिलके क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट था, तो ईच फेस से जब निकालोगे तो क्यू अपान क्या होगा? 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ईच फेस से जब निकालेंगे तो फाई डैश की वैल्यू आएगी बेटा 5 अपान 6, 6 फेसेस होते हैं, तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये पहला केस। हम लोगों ने चार्ज को कहाँ पे रखा था? सेंटर पे रखा था। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल आपके सेंटर पे ना रखे, अदर देन किसी पोजीशन पे हो, इनसाइड क्यूब भी हो बट अदर देन किसी पोजीशन पे हो, तो टोटल फ्लक्स कितना पास आउट होगा? अगर सेंटर को छोड़ के किसी अदर पॉइंट पे बेटा चार्ज को रखा गया है तो फ्लक्स टोटल कितना पास आउट होगा? टोटल पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा? ईच फेस से पक्का? हमने क्या बोला कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर पे ना रख के किसी एक साइड से रखा गया बेटा, तो उस केस में जो ईच फेस टोटल फ्लक्स पास आउट होगा, ठीक है, वो कितना होगा? और ईच फेस से जो पास आउट होने वाला होगा वो कितना होगा? लोगों का आंसर रिमेन्स सेम है। किसी का कुछ डिफरेंट? किसी का डिफरेंट या सेम सेम सबका? सभी का सेम सेम रहेगा बेटा या अलग किसी कोई आंसर है इसके अलावा? सोच लीजिए। सारे फेसेस से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट ही होगा या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? हाँ, बताएंगे? याद रखेंगे, अगर आपके जो चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर पे ना रखे अदर किसी पोजीशन पे इनसाइड क्यूब रखेंगे, तो जब टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब निकालेंगे बेटा तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन जब ईच फेस के थ्रू निकालेंगे, किसके थ्रू बेटा? ईच फेस के थ्रू निकालने वाला अगर फ्लक्स आप निकालते हो, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, ईच फेस के थ्रू पासिंग फ्लक्स निकालेंगे तो वहां पे जो फ्लक्स मिलेगा वो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा साहब। अरे भैया, जैसे मान लो ये सेंटर वाले क्यूबिकल है, एज ए मान लो क्यूब है नहीं, मतलब हम कंसीडर कर ले, अब मान लो हमने सेंटर पे रखा कोई चार्ज, सेंटर पे रखा तो सेंटर से सभी फेसेस की डिस्टेंसेस क्या होंगी? सेम सेम होंगी। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट होंगे ना, हर फेस से क्या होगा? सेम रहेगा। और सेम रहेगा, हम लोग फ्लक्स क्या पढ़ा? नंबर क्या किसका क्या होता है? लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू क्या? पर यूनिट एरिया। तो अगर सभी फेसेस से सेम सेम लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी तो हम लोगों ने कहा था कि सभी फेस से क्या फ्लक्स की जो वैल्यू होगी टोटल फ्लक्स का 1/6 टाइम हो गया। लेकिन मान लो चार्ज हमने सेंटर पे ना रख के यहाँ पे रख दिया, अब इस पोजीशन पे रखोगे तो उस फेसेस से दूरियां क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ क्या होगा? ज्यादा पास आउट होंगे। अरे भाई, फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा था, चार्जेस जो होते हैं किसी चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी जो आपके पास आउट होंगे किसी यूनिट एरिया से, उसकी वैल्यू घटती जाती बेटा। देखो जैसे हमने यहां ले लिया, अब इतना एरिया, सपोज दैट यहाँ पे इतना एरिया लिया, कितनी लाइंस पास आउट हो रही है? 3 हुई, ठीक। उतना एरिया हमने यहाँ लिया, कितनी लाइंस पास आउट हुई? 2। उतनी ही एरिया हमने यहाँ लिया, कितनी लाइंस पास आउट हुई? भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया पास होने वाले क्या होंगे? घटते जाएंगे। तो जब हमारा क्या नॉन यूनिफॉर्म आप ले लेंगे, कैसा ले लेंगे? यानी कि चार्ज पार्ट के सेंटर पे नहीं रखेंगे, किसी एक फेस के क्लोजर साइड में रखेंगे, तो जहां से रखेंगे उधर से लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास होंगी, यानी फ्लक्स वहां से ज्यादा पास आउट होगा। जो फर्दर डिस्टेंस वाले फेसेस होंगी वहां से फ्लक्स क्या होगा? कम पास आउट होगा। तो पॉइंट करके यहीं लिख लीजिए, नीचे लिखो बेटा, if charge particle is not present at the center of the cube, if charge particle is not present
at the center of cube, if charge particle is not present at the center of cube, not present at the center of cube, then total flux passing through the cube will be same. Total flux passing through cube will be same. बैक में लिखिएगा that is phi equal to q upon epsilon naught. Total flux passing through cube will be क्या होगा सेम. बैक में करेंगे phi equal to कितना q upon epsilon naught. phi की वैल्यू जो टोटल होगा वो q upon epsilon naught ही रहेगा. लिखिए बट q upon epsilon naught बेटा हो गया. देखिए बट फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट फेसेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट फेसेस विल बी डिफरेंट. फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट फेसेस विल बी डिफरेंट. फ्लक्स जो अलग अलग फेज से पास आउट होगा बेटा वो कैसा होगा आपका अलग अलग होगा. फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट फेसेस ठीक विल बी डिफरेंट. यहाँ पे जो फाई डैश आएगा ये नॉट इक्वल टू क्यू अपान कितना 6 एप्सिलॉन नॉट. अब की बार ये नॉट इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट है. जबकि यहाँ पे क्या था जब सेंटर पे रहते तो सभी फेसेस से सेम से मिलता था और उसकी वैल्यू इसका 1/6 हो जाता था. यहाँ पे किसी फेज से क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा कहीं उससे क्या होगा कम होगा. ठीक तो ये केस आपका होता है कि अगर अलग अलग क्या सेंटर पे के अलावा किसी पोजीशन पे रखेंगे तो फ्लक्स जो आपको ईच फेज से मिलेगा वो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट से डिफरेंट मिलेगा. मे बी ग्रेटर मे बी लेसर बट टोटल सम जो होगा वो फिर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही रहेगा. बात समझ में आ गया. अगला पॉइंट करेंगे नेक्स्ट. इसी पे कई क्वेश्चन डिजाइन होते बेटा लिखिएगा. देखो कहा गया है जो क्यूब है ना हम लोगों ने चार्ज को जो शिफ्ट किया है चार्ज पार्टिकल जो प्रेजेंट है बेटा किसी फेज पे रखा गया. कहाँ पे रखा गया फेज पे रखा गया. ठीक उस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स पास आउट होगा मान लो चार्ज हमने क्यू लिया एट एनी फेज किसी फेज पे आपने चार्ज क्यू रखा गया तो उस केस में जो फ्लक्स पास आउट होगा उस क्यूब से वो कितना पास आउट होगा. अगर आपने जो चार्ज रखा गया ना वो किसी फेज पे रखा गया बेटा अगर किसी फेज पे रख रहे हो तो वहां से कितना फ्लक्स पास आउट होगा उस क्यूब के थ्रू. देखिए अगला पॉइंट इफ चार्ज क्यू बोलो इफ चार्ज क्यू इज पुट at any one face of the cube, any one face of the cube, charge is put at any one face of the cube, then total flux passing through the cube, total flux passing through the cube, टोटल फ्लक्स जो पास आउट होगा क्यूब से बेटा वो वैल्यू कितनी आएगी कितना लोग बताओगे. फ्लक्स बोला नहीं हाथ उठाइए. कितने लोग बताएंगे कि जो फ्लक्स अब पास आउट होगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा या उससे ज्यादा या उससे कम या कुछ और बताएंगे. हाँ कितने लोग बताएंगे हाथ उठाओ. एंड और लोग हाँ अरे कुछ किताब कापी देख लिया करो बेटा. इतने आसानी से डॉक्टर अगर इंजीनियर बन जाए लोग ना तो रोड पे एक को खाली नहीं दिखेंगे. सब डॉक्टर इंजीनियर का ही क्या सिंबल लगा के घूमेंगे हैं है ना. क्यों जी आप तो पहले से लगा रखे हैं पढ़ते नहीं खाली हैं. कब पढ़ेंगे पंडित से तो क्या दिखाया कि नहीं दिन उन सुधवाया हैं. अभी मुंह नहीं निकला अच्छा है ठीक.
पढ़ लो भैया, बाद में नहीं टाइम मिलेगा। ठीक, अब आपके लास्ट मोमेंट चल रहे हैं जो आप अपने रिजल्ट को बनाने और बिगाड़ने वाला, नवंबर दिसंबर खत्म होने वाला है। अब 4 महीना है भैया, पढ़ लो, चाहे फिर रेस्ट कर लो। और जो IT वाले होंगे उन लोगों का तो हाँ एक आ गया द्वंद है ना। क्या तारीख से है, डेट ऑफ डिसाइड हुआ? 22 से है। और है क्या अब आप लोगों का? अरे हाँ, अरे 22 से तो स्टार्टिंग है ना, तो क्या वो आपका कब है? अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। चलिए ठीक, वो भी दिन आएगा, कुछ दिन के बाद वो भी आ जाएगा। हाँ ठीक, चलिए। तो टोटल क्या फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब जब आप निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा? क्यू बाई, खड़े हो जाओ सर, क्यों क्यू बाई 2 हो गया? बैठिए। पहले केमिस्ट्री में आपके एक यूनिट सॉलिड स्टेट हुआ करता था, है ना, सुना होगा आपने भी। पढ़ा कितने लोगों ने? हाँ नहीं, पहले जो लोग पढ़े होंगे ठीक। तो जब सॉलिड स्टेट हुआ करता था तो वहाँ पे हम लोग पूरे स्ट्रक्चर पढ़ते थे, कहाँ रखने पे कितना क्या क्यूब के अंदर होगा, कितना बाहर होगा, सारी चीजें वहाँ डिस्कस होती थी। ठीक, और नई योजनाओं के अनुसार उसको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। ठीक, तो लगता है ना जैसे कहते हैं कि भैया किसी का कान निकाल दिया जाए तो खाली कान सुनाइए खाली नहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। हो तो उखाड़ उखाड़ के देखो। हाँ ठीक, तो हर चीज एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आप किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारी जगहों पे चीजें क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। ठीक, तो कंडीशन यहाँ पे होगा बेटा, जब हम लोग फेस पे रखते हैं किसी बॉडी को, कोई भी अगर स्फीयर अगर फेस पे रखोगे ना तो इसका हाफ पोर्शन इस क्यूब के अंदर और हाफ पोर्शन कहाँ रहेगा? बाहर होगा। तो जब हाफ पोर्शन क्यूब के अंदर है तो आपने अभी पढ़ा गाउसियन के अकॉर्डिंग फ्लक्स वही जनरेट करेगा जो क्लोज सरफेस से कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो इनसाइड चार्ज टोटल क्यों है क्या? आधी हो जा रही है ना। तो जब आधा हो जाएगा तो कितना वहां से फ्लक्स पास आउट करेगा? आधे वाला ही जनरेट करेगा। तो यही चाहे आप लिख लेंगे चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी, चार्ज इनसाइड क्यूब। अगर क्यूब के अंदर करेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई 2। इस गॉसियन, ये जो हमारा क्या है सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज होगा, अगर टोटल सरफेस पे आपने क्यू रखा है तो उसका पार्टिसिपेशन इनसाइड जो होगा आधा। जैसे मान लो यहाँ पे एक थिन वाल वाला है ये, और यहाँ पे एक स्फीयर रख दो तो आधा बाहर जाएगा, आधा कहाँ रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा। तो चार्ज जो रखेंगे सरफेस पे उसका आधा पोर्शन क्यूब के अंदर होगा, आधा पोर्शन कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी इनसाइड क्यूब वो क्यू डैश की वैल्यू क्यू बाई 2। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब फाई की वैल्यू जो आएगी ये आएगा क्यू डैश बाई कितना, सॉरी क्यू डैश अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की वैल्यू क्यू बाई कितना है? 2। तो यानी फाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ऐसे केसेस में आपको इस फेस नहीं पूछा जाता है। ठीक, केवल टोटल ही बनता है जब कहीं सेंटर या उसके इनसाइड के अलावा कहीं आप रखोगे। तो फ्लक्स आपके बाद जब हम लोग कहाँ सरफेस पे रखेंगे क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसी का अगला पॉइंट करेंगे, नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा छोटा सा। ओके बेटा, लिखिएगा।
ये कब का था? जब हम लोगों ने फेस पे रखा। नेक्स्ट इसका पॉइंट बना लेना। अगला पॉइंट, इफ चार्ज इज प्रेजेंट, इफ चार्ज इज पुट कर लो, इफ चार्ज इज पुट एट एनी कॉर्नर ऑफ द क्यूब। चार्ज को हम लोग बेटा किसी कहां पे रख रहे हैं? कॉर्नर पे रख रहे हैं। चार्ज इज पुट एट एनी कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगर चार्ज क्यू को इसके कॉर्नर पे रखा जाए, कहां पे रखा जाए? कॉर्नर पे रखा जाए, तो क्यूब के अंदर, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा बेटा, वहां नहीं हटाया गया है, वहां पे है सॉलिड स्टेट, ठीक। तो उस केस में बता दो कि वहां पे अगर कॉर्नर पे रखा गया है तो चार्ज का यानी कि उसका जो पार्ट आपका होगा क्यूब के अंदर वो कितना होता है? सर केमिस्ट्री नहीं लिए। अरे क्या लिया है सब्जेक्ट? अरे तो फाइनल में होगा ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या था? तो पढ़ाया नहीं गया था। कहाँ पढ़ती हो? इधर हलवारी। तो कहाँ ऐसे विद्यालय में एडमिशन ले लेते जहाँ पढ़ाया ही ना जाए? नहीं अच्छा है सर कॉलेज। अच्छा है, पढ़ाया नहीं जाता, बहुत अच्छा है। नहीं, वेरी गुड। मतलब अच्छे का डेफिनेशन भी तुम लोगों ने बदल दिया है। नहीं सर। हाँ, मतलब बिल्डिंग बहुत सुंदर है। नहीं, हाँ, उस टाइम नहीं पढ़ाया गया था सर। जो तब अच्छा कैसे हो गया जब पढ़ाया नहीं गया? सर वो तो सब्जेक्ट चलता है हमारा। केमिस्ट्री के जो टीचर है ना वो दूसरी जगह भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी पढ़ाते हैं। अरे तो कभी कभी वहाँ आते हैं, उन्हीं का कॉलेज है ना, इसीलिए। भाई अपना कॉलेज छोड़ के दूसरा आदमी दूसरे कहाँ पढ़ाएगा? अच्छे से अपने यहाँ नहीं पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल में सर वो पढ़ा रहे हैं। अरे सरकारी तो अपना खोले तो अपने पढ़ाना चाहिए ना। बैठो बैठो, बड़ी भयानक भयानक और प्रॉब्लम है। ठीक, मतलब अच्छा ये डिफिनेशन सही से नहीं बोला। आजकल जहाँ क्लास नहीं चलता, नकल की सुविधा वो बहुत बढ़िया विद्यालय है। हम लोग नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा, एग्जाम देने वाला हर बच्चा यही कहता है। हो सकता है, बट आजकल डिफिनेशन जो है अच्छे पढ़ाई का, अच्छे स्कूलों का यही है, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई भले ना हो लेकिन सुविधाएं क्या हो, उपलब्ध हो। जैसे हमारे शहर में बहुत सारे विद्यालय हैं, है ना, और बहुत सारे लोग इसमें उसका उपयोग भी कर रहे होंगे। ठीक है, लाइक नहीं, लाइक मत बोलिए, बहुत सारे हैं, है ना। चले ठीक, पहले बच्चा ढूंढता था ना कहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक, या कहाँ टीचर अच्छा है, कहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। अब ढूंढता है कहाँ बिना गए और पूरा क्या प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाए और सुविधाएं उपलब्ध हों, ठीक है, मतलब बोल के लिखा दिया जाए, कॉपी करा दी जाए, एंड सो ना। तो डिफिनेशन पढ़ाई के अच्छे स्कूलों का बदल गया है ना। लिखो बेटा, जो पढ़ाते हैं उनके यहाँ एडमिशन नहीं होता है, जो नहीं पढ़ाते हैं उनके यहाँ जगह नहीं होती है क्या एग्जाम के टाइम पे। बाकी टाइम पे तो खाली रहता है, बट एग्जाम के टाइम पे जगह नहीं होती बैठने के लिए, है। चलो देखो, तो लिख लीजिए। ये हो गया बेटा। हम पूछे थे कॉर्नर, तो क्वेश्चन तो बताया नहीं जी, कॉलेज से गुणगान करके बस बैठ गई। चलो कितने बताएंगे बेटा? अगर कॉर्नर पे रखा गया तो उसका पार्टिसिपेशन क्यूब के अंदर कितना होगा जी? क्यों भाई? 8 जी, 1/8 पार्ट होता है जी, 1/8। बैठिए, अगर कोई भी कॉर्नर पे रखा जाएगा बेटा तो क्यूब के अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है उसका 1/8 पार्ट होता है। जैसे यहाँ कॉर्नर पे रखो, अब कॉर्नर पे रखेंगे तो बेटा उस कॉर्नर पे रखने पे ऐसे ऐसे हमारे क्या 8 क्यूब लगा दो। अपने बच्चों का जो क्यूब वाला आता है ना, घर पे जाके देख लेना। तो उस कंडीशन में अगर आप सेंटर पे रखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे रखा 4 तो इस लेयर में हो जाएगा। जैसे एक क्यूब इसे मान लो, एक पार्ट इसे मान लो, एक इस सराउंडिंग, एक इस सराउंडिंग, एक उस सराउंडिंग, 4 ये और 4 इसके ऊपर, 8 क्यूब मिलके एक कॉर्नर को क्या फुलफिल करेंगे। तो वहां पे 8 में यानी यहाँ पे अगर रखेंगे तो ऐसे ऐसे 8 आइडेंटिकल क्या क्यूबिकल सेल आपको मिलेंगे। तो 8 में मिलके कितना हो रहा है? 1। तो 1 में उसका पार्टिसिपेशन 1/, कितना हो जाएगा? 8 होता है। तो अगर कॉर्नर पे कोई भी आप रखेंगे स्फेयर, ठीक है, तो उस केस में उस क्यूब के अंदर उसका पार्टिसिपेशन 1/8 होता है। तो यहाँ होगा चार्ज इनसाइड द क्यूब कब? व्हेन charge is present at one corner of cube। अगर क्यूब के किसी कॉर्नर पे रखा गया हो, चार्ज क्यूब पे क्या किसी कॉर्नर पे आपने रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे बेटा? देन
चार्ज इनसाइड क्यूब, इनसाइड क्यूब, क्यू डैश की वैल्यू आएगी बेटा क्यू अपान कितना 8 होता है। अगर कॉर्नर पे आप रखोगे तो चार्ज उस साइड उसके क्यूब के अंदर जो इंक्लोज होगा वो क्यू बाई क्या होगा 8 के बराबर होगा। तो फाई डैश की वैल्यू होगी सो फाई, यह लिख लो, सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, पासिंग थ्रू होल क्यूब, पूरे क्यूब की बात की जा रही बेटा, होल क्यूब, यहां भी चाहे कर ले पासिंग थ्रू होल क्यूब, वहां भी कर लेना बेटा, पासिंग थ्रू होल क्यूब। तो यहाँ पे आएगा फाई की वैल्यू आएगी बेटा क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू डैश अपान कितना, यानी क्यू हो गया क्यू डैश की वैल्यू क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, चार्ज अगर हमारा रखा गया है तो क्यू अपान कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, फेस पे रखेंगे क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कॉर्नर पे रखेंगे तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर एड्ज पे रखा जाए तो एड्ज किसे कहते हैं, किनारा, तो किनारे पे रखोगे तो क्या होगा 1/12। और लोग अगर आप एड्ज पे रखोगे, किसी एड्ज पे रखेंगे चार्ज को, तो उस कंडीशन में फ्लक्स टोटल कितना पास आउट होगा, बोलिए अपना अपना बोलिए, हो सकता है पड़ोसी वाला गलत हो आपका सही हो। कितना होगा है? अभी क्या बताओगे जी, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा। बोले कितना आया, खड़े हो जाते जी, 1/4, एड्ज पे 1/4 होता है। एड्ज कहते किसे हैं, कौन सा है यहाँ, जैसे क्या देख के बताओ, ये किनारा है, हाँ ये किनारा है, ये बोले ये किनारा है, उसे तो फेस कहते हैं, कॉर्नर को कोना कहते हैं, कोना किनारा और फेस यानी सतह, ये सब अलग अलग हैं। हाँ नहीं ऐसे बता दो, मान लो इसे एज ए क्यूब है, नहीं ये क्लास में मान लो, ये तो 2D है, 2D में नहीं क्लियर होगा, यहाँ 3D है, 3D में बताओ। अच्छा इसी में बता दे बेटा, ये नीचे वाला, ये वाला, अब भाई बीच वाला किसे माने, इसे माने, इसे माने, इसे माने, इसे माने जी, ये पिंक वाली लाइन है, तो लाइन को किनारा कहते हैं। बैठो, आओ कितने लोग बताएं किनारा किसे बोलोगे, एड्ज किसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे एड्ज, हाँ कौन वाला, ये वाला है, अच्छा वो ये वाला नहीं है, वो भी है, अच्छा वो भी है, सब है। बैठ, हम लोग बोलेंगे बेटा जो एड्ज है ना, जैसे ये ले लीजिए आप, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अगर रखोगे ना तो वो एड्ज कहलाएगा, ऊपर वाले लेंगे तो वो वाला पोर्शन क्या होगा, एड्ज होगा। यहाँ पे एक जहाँ दो लाइन आपस में मिल रही हैं, ये बीच वाला पोर्शन जो होगा वो एड्ज होगा। ठीक, तो वहां पे इसीलिए बोले तो यहाँ से बोलो, यहाँ से नहीं क्लियर होगा। ठीक, जैसे ये है, अब 4 एड्जेस के बीच में एक स्फीयर आप अप्लाई करेगा, कितने में, 4 में, तो एक एड्ज के, यही तो मान लो इस वाले क्यूब का मतलब ये हुआ, मान लो ये वाला पोर्शन आ रहा है तो इसका 1/4 ही तो आएगा ना। तो जब आप एड्ज पे रखेंगे
तो उस केस में उसका पार्टिसिपेशन जो आपका यूनिट सेल में होगा यानी कि क्यूब के अंदर होगा वो 1/4 होगा। ठीक, तो उस केस में उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा एड्ज कहा जाता है। ठीक, एड्ज मतलब किनारा, नाट कोना नाट सतह। हाँ ठीक, तो लिखिएगा अगला पॉइंट, इफ चार्ज इज प्रेजेंट एट 1/8 ऑफ द क्यूब, if charge is present at 1/8 of the cube, if the charge is present at 1/8 of the cube, charge is present at 1/8 of the cube, हो गया। if charge is present at 1/8 of the cube, तो उस केस में लिखेंगे then charge present inside cube, present inside cube, तो q डैश की वैल्यू आएगी बेटा q अपान कितना 4। अगर चार्ज जो है q वो किसी एड्ज पे रखा गया है, ठीक है, जहां लिखा है इफ चार्ज q कर लेना क्योंकि हम लोग q ले रहे हैं ना, इफ चार्ज q इज प्रेजेंट एट एड्ज ऑफ q, then charge present inside cube, q dash equal to q, so total flux passing through cube, पाई की वैल्यू आएगी बेटा q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, q बाई कितना 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो एड्ज पे रखेंगे तो q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर पे रखा तो q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, फेस पे रखा तो q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। डिफरेंट केसेस जो बनते हैं यहाँ से दिखा देते हैं बेटा। हो गया। नेक्स्ट वे क्वेश्चन लिख लीजिए। बन गया बेटा। एड्ज का मतलब कोना है, ठीक है, बोले इफ देखो इफ 20 डाइपोल्स, क्वेश्चन लिखिएगा इफ 20 डाइपोल्स having charges plus minus 5 microcoulombs are put inside plus minus कितना 5 microcoulombs are put inside a closed body, then determine total flux passing through the cube. Total flux passing through the cube is by the total flux passing through the body कर लो, बॉडी वहां चूंकि बॉडी बोला है तो बॉडी कर लीजिए। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड बॉडी इज, बोलना नहीं है, अपना अपना लगा लीजिए। टोटल फ्लक्स कितना पास आउट होगा उस बॉडी के थ्रू वो आपको बताना है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉडी इज, है अरे इतना सारा चार्ज दिया है सब जीरो हो गया कैसे? डाइपोल कैसे बनता है? तब से डाइपोल कहेंगे। बैठिए
इनके आंसर से कितने लोग सहमत है भैया? इन्होंने कुछ बोला है? अच्छा, कितने लोग सुन पाए? इन्होंने कुछ बोला है, कितने लोग सुने? बाकी अपने राम धुन में लगे हुए थे। हाँ, चलिए बाकी लोग लगाइए, इन्होंने पता नहीं क्या बोल गए, अपना अपना लगाइए। चलिए, कितने लोग का जीरो आ गया? कितने लोग का जीरो नहीं आया? बोला गया था क्या बेटा? 20 डायपोल्स हैं और डायपोल की प्रॉपर्टी होती है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। कितना? जितना इस पे प्लस उतना इस पे कितना माइनस। ऐसे ही आपको 20 डायपोल्स को रखा गया। कितने डायपोल को? किसी क्लोज बॉडी के अंदर 20 डायपोल रखा, तो नेट चार्ज जो होगा जितना इस पे प्लस उतना माइनस, इस तरह से प्लस माइनस आप जब रखोगे बेटा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा भाई? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक, सिंस डायपोल्स आर मेड अप ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सो रिजल्टेंट चार्ज इनसाइड क्लोज बॉडी विल बी क्या? जीरो। ठीक, तो वही ऐसे लिख लीजिएगा। और सिंस डायपोल आर मेड अप ऑफ equal and opposite charges, equal and opposite charges separated at small distance, so resultant charge inside closed body will be क्या? रिजल्टेंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? जीरो। हेंस नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू बॉडी also क्या? also will be जीरो। जो नेट फ्लक्स पास होगा बॉडी के थ्रू बेटा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नेट जीरो हो तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? नेट जीरो हो जाएगी। ठीक, ये तो कंडीशन आपका हो गया। यहां से दूसरा लिखेंगे, हो गया?
ऊपर 4 है बेटा, लिखिए। क्वेश्चन करिएगा, डिटरमाइन नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, determine net flux passing through the cube if dipoles of different charges are क्या होगा बेटा, different charges are as shown in figure, different charges are as shown in figure. कौन सा नहीं लिखा? अच्छा छोटा लिखे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं भैया। +4 -4, अब देख लीजिए, बार बार नहीं बोलेंगे, पहले देख लीजिए। देखा? अब बड़ा कर दें, अब फट जाएगा यार। चलो और लोग जल्दी करिए।
कितने लोग का आ गया बेटा? इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं है यार। हाँ, अटेंडेंस आपके पास है? साइन हो गया सबका बेटा? 3 क्या? 3 अपर एप्सिलॉन नॉट। आपका 8/एप्सिलॉन नॉट आया। अभी तो 8 बोल रहे थे। 3 वाले हाथ उठाओ। 3 अपर एप्सिलॉन नॉट। 8 अपर एप्सिलॉन नॉट वाले और 0 वाले देखो बेटा, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये इनसाइड द क्यूब है, तो उनकी वजह से नेट चार्ज 0 होगा। ठीक, हमारे पास बचते जो है वो देखो ये है, एक डाइपोल ये है जिसकी वजह से अंदर चार्ज 10 कूलम है, नहीं साइन वाला पॉजिटिव है। इस वाले का -5 कूलम है अंदर। बाहर वाले से, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इस वाले में 2 कूलम है। तो नेट चार्ज जब हम लोग निकालेंगे, नेट चार्ज इनसाइड क्यूब, तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगा कितना बेटा? बाकी तो 0 हो गया है। 10 -5 -2, ये तो बाकी सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे 10 -5 -2 दैट इज कितना? 3 कूलम। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 की वैल्यू आएगी बेटा 3/एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखना चाहिए तो 8.85 × 10⁻⁻⁻ रख लीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग दिखा लेंगे क्या होगा, कैसे होगा, कर लेंगे। अब फ्लक्स वगैरह कर लीजिए। अब कल इसके एप्लीकेशन क्या होंगे बताते हैं। टाइम क्या हुआ बेटा? कुछ पूछना तो पूछ लिया, नया कल ही बताते हैं। और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। एप्लीकेशन कल ही स्टार्ट करते हैं। है किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं रहती है यार। सब प्रॉब्लम लेस है, सब प्रॉब्लम एग्जाम में पेपर मिलने के बाद आएगा ना। ठीक, सारी चीजें प्रॉब्लम से वहीं क्रिएट होती हैं, कि वहां भी नहीं होती हैं। बोलिए भरना कौन टेंशन है, सही जाए चाहे गलत है। तो लिखना होता तो सोचते कैसे लिखें, है ना जी। हाँ जी, जी बेटा। क्या कह रही बेटा? हाँ हाँ, कोई गान हो, मतलब सारे कॉर्नर पे चार्जेस सेम हो, और क्या चार्ज की वैल्यू सभी पे क्या हो, सेम सेम हो, इक्विलैटरल होना चाहिए, मतलब साइड लेंथ सब बराबर हो। जैसे पेंटागन है ना, लेकिन 5 साइड से बराबर हो, चार्जेस सभी पे सेम सेम हो। ये नहीं हो पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, नानागन, जो भी गन बना ले सब बराबर होगा बेटा, सबका नेट वैल्यू सेंटर पे 0 आएगा। ठीक, बट क्राइटेरिया होना चाहिए साइड लेंथ सेम, चार्जेस आर सेम। हो गया जी? हो गया? चलिए अब कल ही करते हैं बेटा, आज 2 मिनट पहले आप। हाँ